नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया है और इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्वर्णिम रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछला वर्ष भारत की तीव्र प्रगति और विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा। पूरे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के साथ भारत ने इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। इस सदी के पहले 25 वर्ष भारत के लिए कई सफलताओं, गौरवपूर्ण उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों से भरे रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण सरकार के कार्यों और नीतियों का आईना होता है। इसलिए मुद्दा आपका में उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनका उल्लेख संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में किया। राष्ट्रपति ने विरासत और विकास का संदेश दिया है। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। सांसद भीम सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है। उनसे हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है। वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में क्या कुछ खास कहा। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी के प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा विकसित भारत के और हमारी यात्रा के ओर गति देती है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। आज सभी देशवासी देख रहे हैं कि भारत अपने भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। विकसित भारत का लक्ष्य भी किसी एक सरकार या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। ये एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में हम सभी के प्रयास, अनुशासन और निरंतरता का महत्व है। आने वाले समय में देश की प्रगति हमारी सामूहिक संकल्पों से ही होगा। मुझे विश्वास है कि संसद, सरकार और नागरिक तीनों मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। हम भारतवासी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी देशवासी अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रहित, राष्ट्र कल्याण में करेंगे। जाहिर तौर पे राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में विरासत और विकास का संदेश दिया है। किस प्रकार से पिछले एक दशक में देश में विकास हुआ है, आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत हुआ है, जो कल्याणकारी नीतियां हैं वो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक किस तरह पहुंची हैं, इसका विस्तार से उल्लेख किया। भीम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रपति के अभिभाषण का है, इसका क्या संदेश है, क्या मायने हैं, किस तरह से ये अलग है, क्या नया है? माननीय राष्ट्रपति जी ने जो आज संसद की संयुक्त बैठक में अभिभाषण किया है वो काफ़ी सांगोपांग है, उत्प्रेरक है और इससे हम लोगों को प्रेरणा मिली है
देशवासियों को भी प्रेरणा मिलेगी। जी। राष्ट्रपति जी के भाषण से न गरीब छूटा है, उनकी नज़रों में गरीब भी रहे, किसान भी रहे हैं, सेना भी, सैन्य शक्ति भी और विरासत भी, जी। सारी बिंदुओं पर उन्होंने संक्षेप में रेखांकित करने का प्रयास किया है। इससे काफ़ी हम लोगों को प्रेरणा मिली है। जी। अब जैसे गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, खेत खलिहानों की बात करें, तो उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 10-11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर खींचा गया है, ऊपर खींचा गया है, उनको सामान्य श्रेणी में लाने का काम किया गया। जी। उसी तरह से गरीबों के लिए उन्होंने रेखांकित किया कि पिछले 10-11 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना करके गरीबों को सौंपे गए हैं। और ये पिछला वर्ष, अभी जो गत वर्ष बीता है, जब नई सरकार मतलब आई है, जी। तब से 32 लाख लोगों को नए घर उन्हें मिले हैं। नल जल की चर्चा उन्होंने की, 12 करोड़ लोगों को नए नल जल कनेक्शंस दिए गए हैं, जी। LPG कनेक्शंस दिए गए हैं। इसी तरह से वैज्ञानिक उपलब्धियों की भी चर्चा की कि हम आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं, हम एक शक्ति के रूप में उभरे हैं। जी। पूरी दुनिया में आज हम एक शक्ति के रूप में हैं। तो उन्होंने विरासत की भी चर्चा की और एक विकास की भी चर्चा की। जी। जाहिर तौर पर विकास और विरासत दोनों का संदेश राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण से दिया है देश को। लेकिन रोशन जी, अगर बात मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की करूं, एक तरह से सरकार का आईना होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। सरकार की नीतियां कैसी रही हैं, आगे कैसी रहेंगी, देश की तस्वीर विकास की दृष्टि से कैसी है, एक प्रकार से तस्वीर होती है राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, सरकार के कामकाज का एक तरह से लेखा जोखा होता है। आप कैसे देखते हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण आज जो उन्होंने दिया संसद के संयुक्त सत्र में, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र हमें बनाना है, और उसमें जो हमारे अभी 25 साल बीते, यानी 21वीं सदी का जो हमारा 25 वर्ष बीता है, वो कैसे बीता है, वो उसकी भी उन्होंने समीक्षा की। और इस 25 वर्षों में इस देश ने बहुत प्रगति की है और हम 2026 में हैं, यानी हम 26वां साल शुरू हो गया है। अब हमारा टारगेट है कि 2047 का जो लक्ष्य रखा है उसको हम कैसे अचीव करें। तो 2025 में सभी को उन्होंने चर्चा की, और खासकर जब 10-11 साल जब हमारे जो वर्तमान सरकार के हैं उस बारे में उन्होंने चर्चा की, हमने कहाँ क्या क्या हमने अचीव किया। तो जैसे आपने कहा कि विरासत भी, और जो हमारा भविष्य के लोग हैं उनकी विरासत के बारे में उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से शुरुआत की और बिरसा मुंडा जी की बात की, वंदे मातरम की बात की, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की बात कही, वहाँ चर्चा की। और भविष्य के जो हमारा, चूंकि अभी AI मॉडल आ गया है, आर्टिफिशियल मॉडल है, उसमें हमारे बच्चों को तैयार रखना, जो मिशन AI है उसके लिए 50-60 लाख बच्चों को तैयार किया गया, जो हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि विरासत और भविष्य, क्योंकि भविष्य AI का है, AI पर उन्होंने जो फोकस किया और जो भारत सरकार फोकस कर रही है, मिशन AI जो लागू किया गया है अलग अलग चरणों में है। एक 10,000 करोड़ का एक मिशन है और फिर जो 30,000 करोड़ का एक और मिशन है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो दुनिया में AI के लिए सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारे बच्चे पीछे न रह जाए, उसमें भी आगे करें। स्टार्टअप की उन्होंने बात कही कि हमारे यहाँ करीबन 50 लाख लोगों को स्टार्टअप में नौकरी मिल रही है। 12 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टअप में अपने आप को रजिस्टर किया और जो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ उन्होंने लखपति दीदी की जिक्र किया कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाए गए। तो ये सब चीज़ें जो देश को आगे लेके जा रहे हैं, जो देश को 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र घोषित करना है, बनाना है, उसके लिए उन्होंने जो पिछले 10 सालों में काम हुआ और जो अगले हम कुछ क्या काम करने वाले, उस बारे में उन्होंने चर्चा की। चाहे वो स्पेस की बारे में बात हो, हमने जो चंद्रयान मिशन हमारा पूरा हुआ, उन्होंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बनाने जा रहे हैं, भारत अपने दम पर बनाने जा रहा है, तो ये अचीवमेंट है। और खेलों के बारे में उन्होंने चर्चा की। अभी हमारी महिला टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता है, और जो दूसरी महिला टीम है, जो विकलांग महिला टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। खेलों में हम कहाँ पहुँच रहे हैं, इन सब की उन्होंने चर्चा की। तो देश को गर्व करने वाली बात है कि हमने
जो 25 साल हमारे बीते हैं और खासकर जो 10-11 साल बीते हैं, उनमें जितनी हमने प्रोग्रेस की है, उस प्रोग्रेस का उन्होंने पूरा आईना यहाँ हमारे देश के सामने रखा। जाहिर तौर पे चौतरफा देश का विकास कैसे हो रहा है, बात चाहे कल्याणकारी योजनाओं की जाए, कल्याणकारी योजनाओं की बात इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में की क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन लोगों के जीवन में आया है। बात चाहे उज्ज्वला योजना की जाए या दूसरी जन कल्याणकारी योजना की जाए, चाहे गरीबों को मुफ्त घर देने की बात हो या और दूसरी योजनाओं की बात की जाए, लेकिन बात कृषि की गई। देश की अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान बहुत अधिक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका कृषि क्षेत्र निभाता है। इसलिए किस तरह से कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है, इसका उल्लेख भी अभिभाषण में देखने को मिला। भीम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चावल उत्पादन की बात की जाए, देश आगे बढ़ा है, दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ दिया है। मछली उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। ये दो बड़े बदलाव खासतौर से कृषि उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत बने। राष्ट्रपति जी ने दलहन की बात की, तिलहन की बात की, उन्होंने बताया किस तरह से बड़ा बदलाव आ रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे बदलाव आ रहा है? खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी प्रगति की है। हम अपने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं और चावल के उत्पादन में तो दुनिया में फर्स्ट हो गए जी। तो इस तरह की चर्चा करके राष्ट्रपति जी ने हमारे किसानों को एक तरह से प्रोत्साहित किया। सरकार की पीठ तो थपथपाई जी, क्योंकि जो भी उपलब्धियां हमारी होती हैं, देश की उपलब्धियां जी, उसमें कहीं न कहीं सरकार की नीतियों का ही प्रभाव होता है कि कैसी सुविधा और कैसी कार्यक्रम चलाते हैं। तो इसकी उपलब्धियों की चर्चा उन्होंने करके सरकार की पीठ भी थपथपाई और किसानों की भी बड़ाई उन्होंने की है। अब देखिए, किसानों के लिए इस सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें से एक किसान सम्मान निधि भी है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों को खाते में अब तक अंतरित किया जा चुका है जी। तो इससे किसान जो हैं सो जो महाजनों के जाल में फंसे होते थे, उस जाल से बाहर आए हैं और उनको अपना समय पर खाद और बीज खरीदने में सहूलियत होती है। तो किसानों की जो भी उपलब्धियां हैं, किसान हमारे देश में बहुत बड़े योगदान रखते हैं, तो उनकी सराहना करना भी बहुत अच्छी बात रही है। जी। रोशन जी, अगर बात सुधारों की जाए, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, जो सुधार किए जा रहे हैं, उसका उल्लेख किया। कैसे पुराने नियमों को बदलकर आज के हिसाब से कानून बनाए जा रहे हैं, जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जो सुधार की बात राष्ट्रपति जी ने कही, उसे आप कैसे देखते हैं? और अगर बात आयकर सीमा में जो छूट की बात की जाए, जो पिछले बजट में 12 लाख तक की छूट दी गई थी, या GST 2 की बात की जाए, इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में जिसमें स्लो डाउन आ रहा है और अमेरिका ने भारत पर टैरिफ वार जो लगा रखा है, जो अनेक तरह के टैक्स लगाए भारत पर, उसके बावजूद भारत का निर्यात बढ़ा है, भारत की GDP बढ़ी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और वो उसका कारण यही रहा है कि जो हमने आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए। जैसे आपने GST 2 की बात की, अब GST में सरकार ने इतना ज़्यादा उसमें छूट दी है, उसमें GST में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी उन सबको, उस प्रॉब्लम को दूर किया और उसके कारण जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, उसमें जो लोगों ने खरीदारी की है, जो है ना, उसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ी हैं, जिससे हमारी GDP का अभी आपने देखा होगा कि 8% के आसपास है। तो इसका ये फायदा हुआ। इनकम टैक्स का आपने बात कही कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 75,000 रुपये प्रति वर्ष के अलावा 12 लाख रुपए सीधे, जिसकी इनकम 12 लाख है, उसमें छूट दी गई। तो इन ओवरऑल क्या हुआ कि लोगों के हाथ में पैसा आ गया इन्वेस्ट करने के लिए, खर्चा करने के लिए, और उसका असर हमें सीधे सीधे दिखा कि लोगों ने जब खर्चा करना शुरू किया, बाजार से चीज़ें खरीदनी शुरू की, तो उसका जो हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी और हमने GDP हमारा 8% के आसपास पहुंच गया। तो जो एक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं भारत में, उसका एक नेगेटिव असर होगा, वो नहीं हुआ। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही और ये सब हमारा जो सुधार किया हमने अर्थ के क्षेत्र में, उसके कारण हो पाया। जी। जाहिर तौर पे जो वैश्विक स्तर पे परिस्थितियां हैं और उन चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को जिस तरह से मजबूत बना रखा है और सुधार की दृष्टि से सरकार
आगे बढ़ रही है, उसके कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं और यही वजह है दुनिया के तमाम देश भारत के साथ अलग अलग मुफ्त व्यापार समझौते कर रहे हैं। भीम सिंह जी, यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता हुआ है, व्यापार समझौता जो हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया, इसे ऐतिहासिक बताया है। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे राष्ट्रपति जी ने कल ही संपन्न, परसों संपन्न, ये पिछले 1-2 दिन की घटना को भी उन्होंने अपने अभिभाषण का बिंदु बनाया और भारत के साथ जो यूरोपीय संघ का FTA समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसकी उन्होंने सराहना की। और ये है भी उपलब्धि, जहां दुनिया में ट्रेड वार चल रहा है, अमेरिका, चीन, रूस दुनिया पर अपना हावी होना चाह रहे हैं, वैसी स्थिति में यूरोपीय संघ से एक स्वतंत्र रूप से एग्रीमेंट करना भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि है और इसलिए भारत सरकार को उन्होंने पीठ थपथपाई है। अब ऐसे ही कारणों से सरकार की ऐसी ही आर्थिक नीतियों की उपलब्धि है जी कि अभी जो GST की चर्चा गौर साहब ने की जी, एक आकलन है जी कि इस GST 2 जो सुधार हुआ, इसकी वजह से अब तक केवल 3-4 महीने में ही 1 लाख करोड़ रुपए ये आम जनता के बचे हैं जी। तो हम ऐसी उपलब्धियां कैसे हासिल कर रहे हैं? सरकार ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे काम करने वालों को अच्छा अवसर मिल रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस तरह की चीज़ें, जो भी बाधाएं थीं उनको भी दूर करने का सरकार ने प्रयास किया। ऐसे कानून और प्रावधान थे जिससे व्यवसाय करने वालों को, उद्योग लगाने वालों को, व्यापार करने वालों को कठिनाइयाँ होती थी। ऐसे 300 प्रावधानों को, 300 प्रावधान, उनको सरकार ने डिलीट करने का काम किया, उसको हटाने का काम किया। तो सरकार आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी मजबूत स्थिति में भारत को ले आई है और इन्हीं कारणों के आज भारत दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो अब हम लोग इसकी सराहना अगर हम राष्ट्रपति जी से सुनते हैं तो हम सांसदों को भी प्रसन्नता होती है और सरकार को तो होगी ही, जनता को भी इस पर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। जाहिर तौर पे राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो देश और दुनिया के लिए भी एक संदेश होता है कि भारत किस तरह से अपने नीतिगत सुधारों के जरिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए और विकास के जरिए एक बड़ा परिवर्तन देश में विकास की दृष्टि से कर रहा है। देश कैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन रोशन जी, अगर मैं बात करूं आतंकवाद की, ऑपरेशन सिंदूर की, इसका उल्लेख भी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है और सीमा पार जो आतंकवादियों के अड्डे हैं उन्हें भारतीय सेनाओं ने नष्ट किया, ध्वस्त किया, इसका उल्लेख भी राष्ट्रपति जी ने किया। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा है आतंकवाद का? बिल्कुल, देखिए, जब हमारे देश में 2-3 घटनाएं घटी जी और उस घटना का जो हमारी सरकार ने हमारी सेनाओं को फ्री हैंड दिया कि आप जाइए और आतंकवाद के अड्डों को नष्ट कीजिए, तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, और ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने और पाकिस्तान की संसद ने स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने उनकी स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है वहाँ नुकसान पहुँचाया। उसका राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया और राष्ट्रपति जी ने यह भी जिक्र किया कि केवल इतना ही नहीं कि हम अंदर जाके हमने हमला ही नहीं किया, हमने उनको नष्ट नहीं किए, बल्कि हमने जो सिंधु जल समझौते को स्थगित किया उसका भी बहुत बड़ा असर हुआ, क्योंकि अभी तक सिर्फ बातें होती थी। तो उसको ये पता चलना चाहिए कि हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है और क्या क्या एक्शन होगा वो हमने करके दिखाया है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो पूरी दुनिया की नज़र थी भारत पर कि भारत क्या एक्शन लेगा या नहीं लेगा, या सिर्फ बातचीत केवल होगी और उसको छोड़ दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। और भारत ने दिखाया कि हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकेंगे। इस बात का राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। और उन्होंने एक और जिक्र किया है नक्सलवाद का जी, क्योंकि ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है। हम जो नक्सलवाद है इस देश में कितना बड़ा एक जो है नासूर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 126 जिले जो अब तक नक्सलवाद से जूझ रहे थे, अब केवल 8 बचे हुए हैं। 8 में से भी 3 ऐसे हैं जो जिन पर ज़्यादा असर है, अदरवाइज जो बाकी हैं उनमें असर कम हो गया। अभी करीबन 3,000 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया है। उनके बड़े बड़े जो उनके जो कमांडर थे उनका इनकाउंटर हुआ है। तो आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों में हमारे सरकार ने और हमारी सेनाओं ने, सशस्त्र बलों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसका राष्ट्रपति जी ने बड़ा इस पर जिक्र किया जी। जाहिर तौर पे अगर बीते 1 दशक की मैं बात करूं तो आतंकवाद के मुद्दे पर
जो घटनाएं थी उसमें कमी आई है, नक्सलवाद भी दम तोड़ रहा है और देश नक्सलवाद मुक्त बनेगा। 31 मार्च तक ऐसा एक लक्ष्य रखा गया है। जाहिर तौर पे सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो मजबूत हो और आंतरिक सुरक्षा जो है वो भी मजबूत हो। दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भीम सिंह जी, आतंकवाद का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है और नक्सलवाद का भी। इन दोनों मुद्दों पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश की प्रगति को तब तक हम अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक देश में शांति व्यवस्था नहीं हो, और शांति व्यवस्था के लिए दोनों ही सीमाएं भी सुरक्षित रहनी चाहिए और सामान्य जनजीवन भी सुरक्षित होना चाहिए। और दोनों ही फ्रंट पर सरकार ने काफ़ी प्रगति की है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया में हमारी धाक को जमा दिया जी। हम घर में घुसकर मारने की स्थिति में हैं। पहले जहां भारत को एक सॉफ्ट स्टेट समझा जाता था कि जब चाहे घुस के मार दे, कुछ नहीं करेगा, केवल डोसियर इधर से उधर होते रहेगा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को ध्वस्त किया और आज हम पाकिस्तान को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में तो हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई ही। जो पहलगाम में घटना करने वाले लोग थे जी, उनके खिलाफ भी विशेष अभियान चला और जो घटना को अंजाम देने वाले लोग थे उनको भी जमींदोज कर दिया गया, उनको भी मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ऑपरेशन चला और उनको हम लोगों ने समाप्त किया, हमारी सरकार ने। और जैसा कि गौर साहब ने बताया ही, नक्सलवाद भी कितना बड़ा नासूर था जी। एकदम काठमांडू से लेके तेलंगाना तक इन लोग का कहा कि रेड कॉरिडोर बनाएंगे। आज रेड कॉरिडोर कहीं नहीं कुछ है। 126 जिलों से घट के अब मात्र 2-3 जिले बच गए हैं जी। तो अच्छा, ये हमारे देश के ही नागरिक थे, देश के ही नागरिक थे जिनको कुछ लोगों ने बहका कर रखा था। उनको सरेंडर करके पुनर्वासित भी किया जा रहा है। तो हर जगह आज बस्तर में खेलों का माहौल है, बस्तर में खेलो इंडिया का खेल हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, जहां बस्तर में मतलब जो पारामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी जाने से डरती थी, आज वहां खेल का माहौल है और गेम्स का आयोजन हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाया है और इन्हीं बातों की चर्चा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया। और वो करे भी क्यों नहीं, सेना के सर्वोच्च कमांडर वही हैं जी। राष्ट्रपति ही सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो कमांडर ने अपने सैनिकों की, राष्ट्रपति ने अपने सरकार की सराहना की है, जो स्वागत योग्य है जी। नक्सलवाद का जिक्र करूं तो 2000 से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है पिछले एक वर्ष में। एक बड़ा आंकड़ा है कि किस तरह से देश में जो नक्सलवाद का भी एक गंभीर समस्या था आज दम तोड़ रहा है, समाप्ति की ओर है। लेकिन एक मुद्दा, बड़ा जो मुद्दा है देश के सामने, देश के विकास से जुड़ा हुआ, अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, वो है ऊर्जा का। रोशन जी, ऊर्जा के मुद्दे पर बड़ी पहल की है मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने। जाहिर तौर पे परमाणु ऊर्जा की बात की जाए जिसका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया, या सौर ऊर्जा की बात की जाए, ऊर्जा के क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं भारत के विकास की दृष्टि से? देखिए, अगर किसी देश का विकास करना है, तेजी से विकास, तो उसमें एक तो कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी मतलब सड़कों का जाल बिछाना चाहिए, और दूसरा ऊर्जा। बिना ऊर्जा के देश विकास नहीं कर सकता है। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पीएम सौर ऊर्जा करके एक योजना शुरू की है, उस योजना से हर घर में अगर आप अपने घरों में सौर ऊर्जा के आप पैनल लगाइए, आपके यहाँ आप बिजली आपकी मिलेगी। और दूसरा, उन्होंने जो पर्यावरण को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए जो भारत का लक्ष्य रखा हुआ है कि हम कितना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पैदा करेंगे, वो करीबन 375 बिलियन यूनिट का रखा है। वो सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो पूरी दुनिया में जितना करेंगे उससे कई गुना हम करेंगे, उस तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। और जो तीसरी बात है कि एआई के युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में बिजली खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपका जितने भी सर्वर है वो बिजली से 24 आवर चलते हैं। तो उसके लिए भी पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है कि हम इतनी बिजली पैदा करें कि ये हमारे सर्वर कभी ठप ना हो और हमारे जो सिस्टम चल रहा है वो ठप ना हो। तो उसके लिए हमारे देश में इसकी शुरुआत हो गई है कि हम पीएम सौर ऊर्जा, अपने घर में आप सौर बिजली, आप सूरज के जो किरणों से आप बिजली पैदा कीजिए
और अपना काम कीजिए। और इसमें आपको एक तो आपको सस्ता मिलता है, सरकार आपको सब्सिडी देती है, और आपके बिजली के बिल भी कम आते, तो दोनों इसमें काम होता है। एक तो बिजली का उत्पादन हो रहा है, और दूसरा जो जनता है, जो हमारी उपभोक्ता है, हमारे देश की आवाम है, उनको इसमें सस्ता मिलता है। तो ये ऊर्जा पैदा करना दोनों के लिए, एक तो देश को आगे बढ़ाना है, और जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए भी ये किफ़ायती होता है। जाहिर तौर पे भारत सोलर पावर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लाखों परिवारों के घरों में बिजली का उत्पादन बढ़ा है, और ये एक अच्छा संकेत है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, ऊर्जा के लिहाज से। लेकिन भीम सिंह जी, अगर बात पूर्वोत्तर के विकास की जाए, एक बड़ा मुद्दा आपकी सरकार का रहा है, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया। किस प्रकार से सुरक्षा और विकास की दृष्टि से एक बड़ा परिवर्तन पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है देश का, उसमें देखने को मिला है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र को हमारी सरकार ने प्राथमिकता में रहा है। हमने उसको सम्मान देते हुए अष्टबहीन 8 बहिनों की दर्जा दिया, उनको बोलचाल में ही प्रतिष्ठित किया। सरकार वहाँ के नागरिकों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ अभाव था। आप कल्पना कर सकते हैं कि आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, नागालैंड में हर जगह अब रेलवे जा रहा है जी। जब राजधानी एक्सप्रेस आइजोल में पहुंचा तो वहां लोग स्वागत करने लगे, स्वागत नाच से नाचने लगे लोग। जो जहां सड़क तक अनुपलब्ध थी, वहां आज रेल की परियोजना और रेल वहां जा रही है। यह मोदी जी का देन है। तो काफ़ी किया है। हवाई अड्डे वहां बनाए गए हैं। वो हमारा भारत का सबसे सुंदर प्रदेशों में से वो लोग शामिल हैं। उनका जो नैसर्गिक सौंदर्य है वह भी बना रहे और विकास भी हो। इन दोनों ही फ्रंटों पर हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार प्रयत्नशील है, और उसके परिणाम हो रहे हैं कि उधर भी जहां पहले अनरेस्ट होता था जी, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी कई ग्रुपों से बात करके शांति व्यवस्था कायम किया है, और वहां लगभग इंसर्जेंसी भी उधर होती थी, उसको भी रोकने का काम किया गया और प्रयास किया गया। तो हर तरह से उनके जीवन को हमने सुरक्षित करने का और उस क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया है, और यह वहाँ परिलक्षित हो रहा है। इसकी चर्चा हमारे राष्ट्रपति जी ने की, जो सराहनीय है। जाहिर तौर पे विकसित भारत का लक्ष्य है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन के दौरान सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को मुख्य तौर पर रेखांकित किया। जाहिर तौर पे संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा सदन में भी देखने सुनने को मिलेगी। भीम सिंह जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। रोशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।